हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वॉइड मैरिजेस। तो हिंदू लॉ की सीरीज मैंने शुरू करी है और हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ, जिसके ऑलरेडी 6 पार्ट्स मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स भी उनके मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 3 टाइप्स की शादियों के बारे में बात करता है। मतलब 3 टाइप्स ऐसे हैं शादियों के जिनके बारे में लॉज बने हैं, जिनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड मैरिज की बात करी गई है। तो वैलिड मैरिज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाके वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। जो सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है वो वैलिड मैरिज के बारे में बात करता है, जिसमें कि कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आपकी जो शादी है उसको वैलिड समझा जाएगा, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो ये सेक्शन 5 कहता है। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि वॉइड मैरिजेस के बारे में बात करता है। वॉइड मैरिजेस इन जनरल सेंस अगर मैं आपको कहूं तो ऐसी शादियां जो शुरू से ही गलत हैं, जो नल एंड वॉइड है, जिनका लीगल इफेक्ट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं है। लॉ की नजरों में ये शादियां शुरू से ही गलत हैं। इनका लीगल इफेक्ट या लीगल ऑब्लिगेशन जो लड़का और लड़की शादी करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं रहता, क्योंकि लीगली वो शादी कभी वैलिड थी ही नहीं। ठीक है, तो ये शादियां इन जनरल सेंस हमेशा से ही गलत थी जब से वो परफॉर्म हुई है। ये हमारा जनरल डेफिनेशन ऑफ वॉइड मैरिजेस कहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको लॉ लैंग्वेज बताती हूँ। थोड़ा सा बेयर एक्ट में जो सेक्शन 11 डिस्क्राइब करता है इन शादियों को, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वॉइड शादियां वो शादियां हैं जब सेक्शन 5 की जो कंडीशंस बताई गई हैं उसमें से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि उनको अगर आप इग्नोर करते हो, उनको अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आप शादी कर रहे हो, बेसिकली आप उन कंडीशंस के ऑपोजिट, आप उनका वॉयलेशन करते हुए शादी कर रहे हो, तो ऐसी शादी जो है वो वॉइड शादी समझी जाएगी। और सेक्शन 5 के जो सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 4 है, सब क्लॉज 5, स्पेसिफिकली जो सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि सेक्शन 5 के जो सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, इनका कंट्रोवेंशन जहां पे होता है वो शादियां बेसिकली वॉइड शादियां हैं जो शुरू से ही गलत हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा क्लॉज बता देती हूं कि किसके बारे में ये बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 5 का जो सब क्लॉज 1 है वो बात करता है कि बाइगेमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पहले से आपका अगर स्पाउस जिंदा है, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जिंदा है, वो पर्सन अगर दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है अपने स्पाउस के जिंदा होते हुए भी, तो वो शादी जब आप करोगे दूसरे पर्सन से तो वो आपकी शादी वॉइड शादी होगी, शुरू से ही गलत शादी। जिससे आप शादी कर रहे हो, लड़की है या लड़का है, उसके साथ आपकी शादी कभी वैलिड समझी नहीं जाएगी, उसका कोई लीगल इफेक्ट होगा ही नहीं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही नहीं, आप हस्बैंड एंड वाइफ बनोगे ही नहीं। ठीक है, लॉ की नजरों में आपकी शादी गलत है। दूसरा जो बात करता है सेक्शन 11 की जो सब क्लॉज 4 है ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वो बात करता है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं होने चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की एक अच्छी खासी लिस्ट है जो ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और जो तीसरी कंडीशन डाली है वो ये है कि सेक्शन 5 का जो सब क्लॉज 5 है, जिसमें सापिंडा रिलेशनशिप की बात करी गई है कि अगर कोई सापिंडा रिलेशनशिप में शादी करता है तो वो शादियां भी वॉइड शादियां समझी जाती हैं, उनका भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होता, वो शादियां भी शुरू से ही नल एंड वॉइड होती हैं, कोई लॉ की नजरों में उनका जो है वो लीगल इफेक्ट नहीं होता। तो ये है सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो ये बात करता है कि सेक्शन 5 की जो कंडीशंस हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, उन कंडीशंस के अगेंस्ट, उन कंडीशन को फुलफिल ना करते हुए, उन कंडीशंस के उनको कंट्रावेन करते हुए, उनका वॉयलेशन करते हुए अगर आप कोई शादी करते हो तो वो शादी वॉइड समझी जाएगी, उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता दूं कि ये जो वॉइड मैरिजेस होती हैं, इसमें अगर कभी भी इन शादियों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जैसे कि वाइफ के पास अपने मेंटेनेंस के लिए या हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे राइट्स होते हैं, वो राइट्स नहीं होते वाइफ के पास। मतलब वो मेंटेनेंस सीख करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती कि मेरे साथ ये सब हुआ है तो मुझे मेंटेनेंस दिलवाई जाए, मेरे
हस्बैंड से, क्योंकि लॉ की नज़रों में तो वो कभी हस्बैंड एंड वाइफ थे ही नहीं, उनको वो हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस कभी लॉ ने दिया ही नहीं। लॉ की नज़रों में उनकी शादी हमेशा से गलत थी, जिसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, लीगल इफेक्ट नहीं है, इसीलिए मेंटेनेंस वो सीख नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ जो कि वॉइड मैरिजेस से हस्बैंड एंड वाइफ बने हैं, इन फ्यूचर कभी उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आती है तो उनको अपनी शादी को नलीफाई कराने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती कोर्ट से। ठीक है, जैसे कि वॉइडेबल मैरिजेस में आपको डिग्री लेनी पड़ती है कि हमारी शादी को रद्द कर दिया जाए, और उसके अलावा जो वैलिड मैरिजेस होती हैं उसमें आपके पास जो है वो डिवोर्स आप लेते हो कि हमारी शादी खत्म कर दी जाए। ठीक है, उसी तरह से जो वॉइड मैरिजेस होती हैं उसमें आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी शादी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन मूव करता है, कोर्ट में जाता है अपनी शादी को नलीफाई करने के लिए, तो वो जा सकता है, उसके पास ये ऑप्शन जरूर है, जा सकता है। ये सेक्शन 11 कहता है कि ही में प्रेजेंट अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट, लेकिन उसको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको नलीफाई कराने के लिए उसको डिग्री की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट वो उस चीज को समझता है कि आपने जो शादी करी है वो तो हमारे नजरों में वैसे भी कुछ नहीं है, आप आ भी जाओगे तो हम नलीफाई वैसे भी कर ही देंगे। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं और शादी करना चाहते हैं, तो वो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शादी जो उन्होंने कर रखी थी वो कभी भी वैलिड थी ही नहीं। इसके अलावा ये चीज क्लियर कर दूं कि जो बच्चे पैदा होते हैं उस वॉइड मैरिज से, उनको जो है वो लेजिटमेट ट्रीट किया जाता है, मतलब कि वो नाजायज नहीं होते, वो जायज बच्चे होते हैं, उनको लेजिटमेट चिल्ड्रन की तरह ही ट्रीट किया जाता है और बाकी उनके राइट्स उस तरह से चलते हैं। और शायद ये चीज मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट अभी आई थी, तो आप वो चीज भी मेरे जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हो, उस टॉपिक को आप वहां से जो है वो देख सकते हो अगर किसी को देखना है, जरूरत है तो। इसके अलावा आपके मन में शायद ये भी आएगा कि जिनकी शादियां 18 साल से पहले, या लड़का है तो 21 साल से पहले होती है, वो शादी भी तो एक तरह से इलीगल शादी ही होती है। वो शादी इलीगल जरूर है लेकिन वो वॉइडेबल कैटेगरी में आती है। वॉइडेबल अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, काफी बड़ा सेक्शन है जिसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको ये जो अभी आप लोगों ने बिग बॉस में देखा होगा अरमान, ये जो एक पर्सन आया है अपनी 2 बीवियों के साथ, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी कि उनकी शादी कैसे कैसे उन्होंने करी है और कैसे कैसे वो 2 बीवियों के साथ जो है रह रहा है और क्या उनका रिलेशनशिप है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि बीवी की कंसेंट भी हो, मतलब जो फर्स्ट बीवी है वो कंसेंट भी दे दे, रिटर्न में भी कंसेंट दे दे कि मुझे मेरे पति की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो शादी जो है वो वैलिड नहीं होती, वो शादियां वॉइड ही होती हैं। ठीक है, पहले स्पाउस के रहते हुए अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो वो शादी आपकी वॉइड ही होगी। तो ये है पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉइड मैरिजेस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं और किन किन कंडीशंस पे जब कोई शादी करता है तो उसको वॉइड मैरिज जो है वो समझा जाता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो एज वाली बात है ना कि 18 ईयर्स और 21 ईयर्स लड़के की होनी चाहिए, जो लीगल मैरिज की एज बताई गई है, वो शादियां वॉइडेबल मैरिजेस में आती हैं, जो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, और उससे आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वॉइडेबल मैरिजेस हैं, कौन सी वॉइड मैरिजेस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।